नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 30 अक्टूबर की शिफ्ट टू सीआईएसएफ एससीएम का लेटेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यदि 896 को इतने अनुपात में तीन भागों में विभाजित किया जाता है तो अंतिम भाग क्या होगा। यानी कि अंतिम भाग ये वाला पार्ट हमें निकालना था। यानी कि यहाँ पर देखो नीचे 2 3 6 लिखा, 6 का सब में कर देते हैं गुणा। यानी कि यहाँ पर भी 6 का, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमारे पास रेशियो सिंपल क्या आएगा, 3:4:1। यानी कि 4 3 7 और 1 8। 8 का मान दिया गया था 896। हमें निकालना था अंतिम भाग, यानी कि 1 बराबर निकालना था। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, जो कि नहीं है आंसर में। अब यहाँ पर देखो 112, 1 का मान आ ही गया है। फर्स्ट वाला निकालते तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 336 आंसर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर लिखा था अंतिम भाग। अंतिम भाग का मतलब क्या हो गया, लास्ट पार्ट निकालना था। लेकिन आप पता नहीं किस तरीके से उन्होंने आंसर दिया, जो कि क्या है, रॉन्ग है। अगला सवाल, अनुज 8% जीएसटी सहित इतने रुपए की एक कलाई घड़ी खरीदता है। यदि जीएसटी बढ़कर 10% हो जाए तो कलाई घड़ी का नया विक्रय मूल्य क्या है। तो सिंपल सी बात है कि पहले 100 रुपए कोई चीज होगी, 8% जीएसटी का मतलब 108 हो गया। अब 10% बढ़ गई तो 110 हो गया। हमें क्या था, 108 का मान दिया गया था। 108 बराबर 604.80 हो गया। गुणे में कर देंगे 110। 11 की डिविजिबिलिटी ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। बाकी हमें सिंपल सा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 12 ने में 108, 12 पंजे 60, 0 12 चौक 48 हो गया। अब ये पॉइंट हट गया इस जीरो से, यानी कि इस जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं रही। 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54, 11 छक्का 66, 11 पन्ना 55 और 6 61 आंसर। अगला सवाल, एक स्कूल में यह तय हुआ कि बिक्की और राजू को आर्थिक मदद मिलेगी। पहले तो यह तय हुआ कि 6 रुपए छात्रों से लिए जाएंगे। 240 छात्रों में से प्रत्येक ने वह राशि दी। लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि कक्षा 5 के प्रत्येक छात्र को 2 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। कक्षा 5 में 43 छात्र हैं। शिक्षकों ने 2000 रुपए का योगदान दिया। एकत्र की गई पूरी राशि बिक्की और राजू के बीच समान रूप से वितरित की गई। लेकिन बिक्की ने आधी रकम राजू को दे दी। बिक्की को कितनी रकम मिली। अब यहाँ पर देखो टोटल 6 रुपए प्रत्येक छात्र से, यानी कि 240 का गुणा करना पड़ेगा। तो 24 छक्के 144, यानी कि 1440 हो गए। कह रहा था लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि कक्षा 5 के प्रत्येक छात्र को 2 रुपए वापस किए जाएंगे। यानी कि 43 छात्र थे, 2 रुपए प्रत्येक को वापस करेंगे तो कितने वापस करने पड़ेंगे, 86 रुपए। तो यहाँ से क्या करते हैं, 86 हम माइनस कर देंगे। 10 से 6 गया तो 4 बचा, 13 से 8 गया तो 5 बचा, इधर 3 हो गया, ये 1354 हो गया। अब कह रहा था शिक्षकों ने, यानी कि जितने भी शिक्षक थे उन्होंने 2000 रुपया कंट्रीब्यूट किया, यानी कि 3354 हो। अब दोनों में बराबर बांटा गया, किसमें, राजू और बिक्की में। तो इसका डिवाइड कर देते हैं, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक्के 12 हो गया, 1 बचा, 2 सत्ते 14 हो गया और 2 सत्ते 14। यानी कि राजू और बिक्की को यहाँ पर 1677 और 1677 दोनों को मिले हैं। लेकिन क्या कह रहा था, लेकिन बिक्की ने आधी रकम राजू को दे दी, यानी कि उसके पास बची कितनी होगी, आधी रकम। तो इसका आधा करेंगे तो ये किसकी आ जाएगी, बिक्की के पास जो बची हुई है। यानी कि 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 पंजे 10 आंसर। अगला सवाल, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रथम 5 अभाज्य आपको लिखनी पड़ेंगे। यानी कि ये देता क्यों सवाल पता है, मोस्टली 2 की वजह से देता है, क्योंकि जनरली लोग इसको भूल जाते हैं। तो 2 3 5 और ये 7 हो गया, फिर 11 आ जाएगा, यानी कि यही तो बची। तो 3 2 5 5 10 10 7 17 17 और 1 18 और 10 28 और नंबर कितने हैं, 5। तो 5 25, 5 छक्का 30। अगला सवाल, 15,000 रुपए के ऋण पर इतने वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित पर कितनी राशि चुकानी होगी। अब यहाँ पर देखो अर्धवार्षिक की बात कर दिया, यानी कि यहाँ पर अगर देखते एक साल में 6 महीने की 2 स्लैब हो गई। अब जो हाफ लिखा था वो ऑलरेडी 6 महीने के लिए लिखा था, तो अल्टीमेटली टाइम तो हमारा 3 वर्ष हो गया। ठीक है, और जो रेट थी वो हमारी आधी हो जाएगी 5%। अब आपको देखो 3 साल की इफेक्टिव रेट याद है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 एकम 5,
5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, 5/20 आ गया, तो 20 से 21 जाएंगे। अब इसका क्या करना पड़ेगा 3, क्योंकि हमें टाइम क्या था 3 वर्ष पता था, यानी कि ये 8000 हो गया, ये 92 61 हो गया। फिर आप क्या करेंगे, 8000 का मान दिया गया था हमको 15000, हमें निकालना था 92 61 का मान। तो 15 देखो, 0 से तो 0 हटा दो, 15 का गुणा करेंगे, 15 एकम 15, हासिल लगा 1 हो गया, 15 छक्का 90 और 1 91 हो गया, हासिल लगा 9, 15 दूनी 30 और 9 39, हासिल लगा 3, 15 ने में 135 और 3 138 हो गया। अब 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8 हो गया, बचा कितना 5, 8 सत्ते 56 हो गया, बचा कितना 2, 8 तियां 24 हो गया, बचा कितना 5, 8 छंग 48, 17 36 देखते हैं कहीं मिल रहा है, 17 36 मिल गया आंसर। अब मैंने 0 पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में भाई कोई भी नंबर सेम लिखा है नहीं लिखा है, इसलिए मैंने पॉइंट वगैरह ज़्यादा इग्नोर कर दिए हैं, ठीक है। अगला सवाल, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 40% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग इतना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। भाई इन दोनों का सम कर लो, 5 हो गया, 6 4 10 हो गया, 105 का मान दिया गया था 2373। अब कह रहा था कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो छोटी संख्या ये दिया था, यानी कि छोटी संख्या का मान ये हो गया, बड़ी संख्या का मान ये हो गया। अभी समझ में आ जाएगी ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, 3 2 5 और 7 5 12 और 3 15 हो गया, इधर 6 3 से कट रहा तो 3 त्रिका 9 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 नेम 27, 3 एकम 3, 7 पंजे 35 हो गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तियां 21 हो गया, इधर करेंगे तो ये 13 हो गया, 13 तियां 39। एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यूनिट डिजिट 9 के साथ। देखो भाई आप सिंपल सा अगर लिखेंगे छोटी संख्या यानी कि स्मॉल नंबर का 65% बराबर जो लार्ज नंबर है उसका 40%। जब इसका आप रेशियो बनाओगे तो स्मॉल अपॉन लार्ज हो जाएगा, यानी कि 40/65 हो गया। तो हमसे देखो बड़ी संख्या का मान क्या है 65 है, तो इसको आपको लिख के नहीं देखना है, ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस में इतनी हो जाए कि आपको पता हो कि उसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, दो ट्रेनों ए और बी की लंबाई का योग इतना है, उनकी गति का अनुपात इतना है, ए और बी द्वारा एक बिजली के खंभे को पार करने के समय का अनुपात इतना है, दोनों ट्रेनों की लंबाई के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ इतनी थी 270, यहाँ पर लंबाइयाँ मान लो ए और बी की, अगर ये x जा रहा है तो ये 270 माइनस x लंबाई होगी, जा नहीं रहा है, लंबाई आ गई दोनों की। अब यहाँ पर इसकी स्पीड मान लो 3y और 5y, यानी कि पहली कंडीशन में वो अपनी लंबाई ही कवर करता, खंबे का मतलब क्या हो गया अपनी लंबाई पार करना, बटे में 3y हो गया, इसी में अपॉन में कर दो दूसरे का x अपॉन में 5y, ठीक है। इसी का मान दिया गया था 4/3, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 5 गुणे में 270 माइनस का x हो जाएगा, बटे में 3 इंटू में x बराबर में 4/3, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 गुणे में 270 माइनस का 5x बराबर में 4x, यानी कि 9x बराबर में 5 गुणे में 270 हो गया, इधर करेंगे तो 9 तियां 27 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 150 आ गया। हमें क्या निकालना था, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों के बीच अंतर निकालना था, यानी कि अगर हम इनका अंतर करते हैं 270 माइनस का x हो जाएगा, यानी कि 270 माइनस का 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर 270 माइनस का कितना कर देंगे 2 गुणे में 150, यानी कि कितना हो गया 300 हो गया, कितना डिफरेंस आया 30 का। अब लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है, यहाँ पर छोटे बड़े का ध्यान करना पड़ता है, लेकिन आपके अगर दिमाग में है कि माइनस में लंबाई नहीं होती है तो प्लस का आएगा, वरना आप डायरेक्ट यहाँ से सोच के कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि देखो क्या करते, अगर मान लो आपको ऐसे ही करना था तो x माइनस का 270 प्लस का x बनता, तब यहां से कर लेते, लेकिन आपको पता होना चाहिए लंबाई कभी माइनस में नहीं होती। अगला सवाल, 2023 में एक शहर की शिशु जन्म दर 5% की वृद्धि हुई, 2024 में इसमें फिर से 8% की वृद्धि हुई, शहर की जनसंख्या वृद्धि में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन बताना है। अब देखो 5% की वृद्धि हुई, फिर 8% की हुई, 8 प्लस प्लस है सारे, तो ये भी प्लस रहेगा, यानी कि बटे में 100 हो गया, तो 8 5 13 हो गया और 8 पन्ने 40 हो गया, यानी कि 0.4 और आ जाएगा आंसर। ये तो आसान था। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, यदि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, दोनों वर्गों
का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। भाई देखो 4:5 क्षेत्रफल दिया था, बड़े का दिया था 400, यानी कि 5 बराबर 400, हमें योग चाहिए था यानी कि 9 बराबर निकालना था, तो आपको आंसर एकदम से मिल जाता। अगला सवाल, दिवाली के मौसम के दौरान एक दुकानदार ने सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15 और 10% की दो क्रमिक छूट की पेशकश की। एक ग्राहक को इतने रुपए अंकित मूल्य वाली जीन्स और दो टी शर्ट प्रत्येक पर 750 रुपए अंकित मूल्य की एक जोड़ी के लिए क्या भुगतान करना होगा। अब यहाँ पर देखो, चाहे शर्ट खरीदो चाहे कुछ भी खरीदो, वो दो छूटे दे रहा था, 15%, 10%। तो हमने 2250 की क्या खरीदी, जीन्स खरीदी, दो टी शर्ट यानी कि 750 की एक हो गई, यानी कि 1500 की क्या हो गई, दो टी शर्टें हो गई, यानी कि टोटल हमने कितने की शॉपिंग की, 0573, यानी कि इतने की। अब इस पर दो छूटे यानी कि एक 15% हो गई, जो बची कितनी 85%। इसकी बाद 10% की और छूट दे दी, यानी कि बची कितनी 90% बची। अब यहाँ पर हो गया ये 17, इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 0 से 0 काट दो। इसके अलावा एक बार यहाँ से कर लेते हैं, तो 2 एकम 2 हो गया, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 1875 इंटू में 17 इंटू में 9/100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 पंजे 35 हो गया, 9 पन्ना 45, 5 तो आना ही आना है, बटे में 100 है, यानी कि 2 नंबर के बाद पॉइंट आना है, तो ये हटा दो ये हटा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये दोनों चले गए, ये हो नहीं सकता, इसके पीछे रीजन ये पॉइंट इसमें लगा नहीं, तो आंसर हमारे पास सिंपल 1 हो गया। अगला सवाल, एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत वेतन इतने रुपए है, यदि 7 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन इतने रुपए है और बाकी श्रमिकों का इतना है, तो ज्ञात कीजिए कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या। देखो भाई टोटल तो 7500 हो गया, और 7 जो लोग थे उनका 18,000 हो गया, और इधर 6800 हो गया। एलिगेशन लगा दो भाई, 0 हो गया 0 हो गया, 15 से 8 गया 7 हो गया, इधर करेंगे तो ये 0 हो गया 0, 10 से 5 गया 5 हो गया, और इधर 7 से 7 गया तो 0, इधर हो गया 1, यानी कि रेशियो बनाएंगे ये 2 0 चले गए, इधर करेंगे तो ये 15 सत्ते 105 होता है, 1:15 हो गया। एक का मान दिया गया था 7, भाई इन्हीं का तो दिया गया था 7 एवरेज बस। अब कह रहा था ज्ञात कीजिए श्रमिकों की कुल संख्या, तो ये 7 गुना हो रहा था, इसका 7 गुना करेंगे तो 105 हो गया, यानी कि इन टोटल का अगर हम देखेंगे तो कितना हो गया 112 हो गया। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें एक सवाल में ये यहाँ पर तो कुल लिखा हुआ है श्रमिक, लेकिन इसको ये भी लिखना चाहिए था कि दोनों को मिलाकर कितना, तब तो ठीक था, मतलब अच्छा सवाल बनता है। लेकिन आप ऑप्शन में देख भी सकते हैं कोई भी 105 का ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसलिए 112 आपका आंसर सही होता। 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक अच्छी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। भाई ट्रेन की लंबाई जो होगी वही वो पार होगा, बिजली के खंभे की डिस्टेंस को तो कुछ माना नहीं जाता है, तो भैया जो डी हो गई डी अपॉन में स्पीड हो जाएगा, यानी कि एस बराबर क्या होता है डी अपॉन टी होता है, तो यहाँ पर डी अपॉन टाइम कर लो या तो स्पीड कर लो, बात वही पड़ती है, यानी कि डी बराबर कितना आ जाएगा 150 मीटर। अगला सवाल कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। अब देखो पूर्ण वर्ग होने की कुछ कंडीशन होती है, क्या होती है, अगर मान लो किसी का यूनिट डिजिट 2, 3 और 7 और 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको डिजिटल सम देखना पड़ता है, जैसे 1 आ जाए 4 आ जाए 7 आ जाए 9 हो जाए, तब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो पहली कंडीशन में आपने ये काट दिया, दूसरी कंडीशन में डिजिटल सम में 9 देखते हैं, देखो यहाँ पर 9 का डिविजिबल है, ये भी है, यहाँ पर करेंगे 8 1 9 हो गया, ये तो कटा लेकिन ये 8 बच जा रहा था, यानी कि 2 ऑप्शन हमने कैंसिल आउट कर लिए। अब कहने का मतलब बचा जैसे रूट लोगे, यानी कि 998001 हो गया, इधर करेंगे तो 9999 और 99। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने 9 से डिवाइड किया तो 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, भाग जाएगा नहीं हो गया, 9 अट्ठे 72, 8 बचा, 9 अट्ठे 72, 9 ने 81 हो गया, ये रूट में आया। यहाँ पर करेंगे तो 9 इंटू में 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक चीज़ बताओ, ये देखना इसको अभी 9 से डिविजिबल करके देखेंगे तो 8 1 9 8 1 9 9 से डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर है डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा क्या हो गया फर्स्ट हो गया। अगला सवाल
रोहन ने 60 वस्तुएं 150 रुपए में खरीदी। उनमें से एक तिहाई को उसने प्रत्येक 16% की हानि पर बेच दिया। प्रत्येक शेष वस्तु किस कीमत पर बेचनी चाहिए ताकि पूरे सौदे पर 60% का लाभ प्राप्त हो सके। अब यहाँ पर कुछ ये मिसिंग था कि 60 वस्तुएं प्रत्येक 150 में खरीदी। कभी भी हिंदी में डाउट हो इंग्लिश को जरूर देख लेना चाहिए, उसमें बिल्कुल सही था। हमसे यहाँ पर प्राइस भी प्रत्येक का पूछा है, टोटल का नहीं पूछा, नहीं तो टोटल सेलिंग प्राइस निकाल के रख दे या फिर वो भी गलत हो जाएगा। अब 60 वस्तुओं का एक तिहाई कर देते हैं तो 20 हो गया, बची कितनी 40 वस्तुएं इधर हो गई, यानी कि रेशियो हो गया इनका 1:2। 16% की हानि, दूसरे का हमें पता नहीं, ओवरऑल 10% चाहिए, ये माइनस का क्योंकि हानि हो रही है। इनका डिफरेंस करोगे भाई, देखो 10 माइनस का 16 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 26%। और ये हमको पता निकालना था और इनका रेशियो पता था 1:2। 2 बराबर में 26 तो 1 बराबर में 13 हो गया। आपको पता है एलिगेशन में एक अगर छोटा तो दूसरा बड़ा होगा, यानी कि जो वस्तुएं हमारे पास बची हुई थी वो हमको 23% प्रॉफिट पर बेचनी होती। और प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना था 150 रुपया था और 23% प्रॉफिट मतलब 123 बटे में 100 हो गया, यानी कि 0 से 0 चला गया। 15 तियाँ 45, हासिल लगा 4, 15 दूनी 30 और 4 34, 15 एकम 15 3 18 बटे में 10, यानी कि आंसर आ गया 184.5। ठीक है, अब हो जाती है मिस्टेक। अब एसएससी का क्या है, वो इंग्लिश को ही मानती है, हिंदी को मानती नहीं है। तो प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तभी आप ये चीज़ पकड़ पाएंगे, वरना आपको इंग्लिश देखना पड़ेगा। और देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका एक बार में आंसर नहीं मिल रहा है तो पहले तो स्किप कर दो, दोबारा में लगाने आओ, और लगाने आओ उससे पहले इंग्लिश देख लो कि हो सकता है कुछ आप मिस्टेक कर रहे हो या कुछ समझ में नहीं आ रही हो चीज़, तो इंग्लिश से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, इसको सिंप्लीफाई करना है भाई। देखो यहाँ से अगर डिवाइड करते हो तो 14 पंजे 70 हो गया। ठीक है, इधर किया तो ये 95 हो गया। यहाँ से अगर डिफरेंस किया 64 का तो 5 से 4 गया 1, 9 से 6 गया 3 हो गया, 31 आ गया। अब यहाँ पर इसका गुणा करना है, यानी कि गुणे में 14, यानी कि यहाँ पर देखो 36 बचा, क्या है 36 माइनस का ये बचा, यानी कि 36 माइनस 14 एकम 14, हाथ से लगा 1, 14 दिया 42 और 1 43 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, 14 से 6 गया तो 8 बचा, यहाँ पर 12 से 3 गया 9 बचा, इधर 3 बचा, और इसके माइनस का आया लेकिन यहाँ पर भी माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 720, यानी कि 8 हो गया, 9 2 11 हो गया। और फिर आंसर लगा दो बस, 7 3 10 और 1 11। ठीक है, इस सवाल में देखो फ्री के नंबर मिलते हैं, इसमें बहुत सावधानी से किया करो, नंबर कटने नहीं चाहिए। अगर इसमें कट रहे हो तो आप लाखों लोगों से पीछे जा रहे हो। ठीक है, एक व्यक्ति एक बैंक खाते में इतने जमा करता है जिस पर प्रतिवर्ष इतना साधारण ब्याज मिलता है, 4 वर्ष बाद उसकी जमा राशि बताइए। देखो, अगर प्रिंसिपल 100 है, रेट हमारे पास 6.75% है और टाइम 4 वर्ष है, तो इसमें ब्याज क्या मिलेगा, साधारण ब्याज, इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि 6.75 इंटू का 4, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 हो गया, 4 छंग 24 और 3 27, जीरो तो चले गए पॉइंट से। ठीक है, तो अमाउंट बना 127, 100 प्रिंसिपल था, इसको जोड़ दिया तो हमें पता है कि 100 बराबर हमें 4500 दिया गया था, हमें निकालना था 127, तो जीरो से जीरो चला गया, इधर करेंगे तो 9 पन्ना 45, 5 का गुणा करेंगे 5 सत्ते 35 हो गया। ठीक है, और 12 पंजे 60 और 60 और 3 63 हो गया, गुणे में 9, 9 पन्ना 45 हो गया, 9 3 27 और 4 31 हो गया, 9 छक्का 54 और 3 57, आंसर। अगला सवाल, अच्छा हाँ, एक चीज याद रखना, इतना सब लिखने की प्रैक्टिस मत करना, आप डायरेक्ट कोशिश किया करो, जितना मन में कैलकुलेशन करोगे उतना टाइम सेव होगा। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 65 वोट अवैध पाए गए। दोनों उम्मीदवारों के बीच विजेता उम्मीदवार को सूची में सभी मतदाताओं का 68% वोट मिले और वह इतने वोटों से जीत गया। नामांकित मतों की कुल संख्या बताइए। अब देखो, टोटल हमारे पास 100% वोट थे, इसमें से क्या हुआ 10% ने वोट नहीं किया, यानी कि वोट किया किसने 90% ने, 10% ने तो वोट नहीं किया, यानी कि 90% जो बचे हैं उसमें से 65 तो अवैध चले गए। अब बात समझना भाई, देखो टोटल का 68% वोट मिले, टोटल का जीतने वाले को, यानी कि इसका 68% हमको वोट मिला। अब 68% वोट मिला है, इसमें से जितने से जीता वो मैंने इधर से भी माइनस कर दिया और इधर से भी माइनस कर दिया और बटे में कर दिया 2 और ये बराबर कर दो। अब ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, देखो कुछ लोग इसको डिवीजन मेथड से भी करते हैं, शिफ्टिंग मेथड से भी करते हैं, तो वो सेम चीज़ होती है, लेकिन प्रैक्टिस आप इस पे करोगे ना तो ये बहुत जल्दी आ जाएगा, समझ में भी आसानी से आ जाता है।
अब देखो हुआ क्या है, जैसे मान लो हमारे पास 10 टॉफ़ी हैं, ठीक है, हाँ घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़े बच्चे को 6 टॉफ़ी देनी है, छोटे को 4 टॉफ़ी देनी है। तो अगर आपको हम ये कह दें कि भाई बड़े बच्चे को 2 टॉफ़ी ज़्यादा मिल रही हैं बस, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि 6 मिल रही, 4 किसको मिल रही, ये पता है बड़े वाले को 2 ज़्यादा मिल रही। तो आप कैसे बता सकते हैं कि बड़े को कितनी मिली, छोटे को कितनी मिली? देखो हमने किया, हमने टोटल 10 थी, हमने जो एक्स्ट्रा थी 2 यानी कि जो ज़्यादा थी वो हमने हटा दी, 8 बटे 2 कर दिया, यानी कि 4 4 तो दोनों को मिली होंगी, जिसको 2 ज़्यादा मिली वो हमने इसमें जोड़ दिया। भाई ये चीज़ हमने यहाँ से की। भाई देखो हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा था वो हमने घटा दिया टोटल में से, बटे में 2 कर दिया, वही 2 किया था, यानी कि ये जो ब्रोट आए हैं ना, जो दोनों को मिल रहे वो आए हैं, यानी कि जो दोनों को सेम सेम मिल रहे। अब जो दूसरे को जो जीत रहा ना उसे कुछ एक्स्ट्रा मिले, यानी कि इतने ज़्यादा मिल रहे थे वो हमने माइनस कर दिए, तो जो सेम वाले थे वही तो निकल के यहाँ से भी आ गए। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे ये वोट है, जैसे 8 और आपने निकालनी, कितनी टॉफी हो गई यहाँ से, 6 और 4 हो गई, यानी कि 6 यहाँ से हो गई, 4 ये, 6 4 हो गई। हमने क्या किया, इसमें से अगर जो एक्स्ट्रा हो रही हैं टॉफियाँ वो माइनस कर दे तो 4 4 दोनों की बराबर रही। वही चीज़ हमने यहाँ पर की है। बात समझने की थोड़ी सी खुद से भी ट्राई करना, कुछ इतना कठिन नहीं है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी कि 90% माइनस का प्लस हो जाएगा, 9 5 14 की 4, हासिल लगा 1, 7 हो गया, 9 7 16 की 6, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 1400 ये हो गया। इधर करेंगे 2 8 16 की 6, हासिल लगा 1, 2 छक्के 12 और 1 13 हो गया। परसेंटेज माइनस का करेंगे तो दोने में 18 हो गया, दोने में 18 1 19 हो गया, 13 दूनी 26 और 1 27 हो गया। अब इधर परसेंटेज वाला आ जाएगा तो 6 हो गया, 13 में से 9 गया तो 4 46% आ गया। 2700 इधर आ जाएगा तो 8 से 4 गया तो 4 हो गया, 9 से 6 गया तो 3 हो गया, और 7 से 4 गया तो 3 हो गया, 2 से 1 गया 1 हो गया, ये आया। यानी कि 40% बराबर हमारे पास आ गया 1334। समझ गए? अब कह रहा था नामांकित मतों की कुल संख्या, यानी कि हमें 100% का मान निकालना था, तो 100% बराबर निकाल लेते हैं भैया। 1334 बटे में 46 गुणे में हो गया 100, तो 23 दूनी 46, या तो पहले 2 से काट लो, 2 दूनी 4 2 तियां 6, तो 2 छक्के 12 1 बचा, 2 छक्के 12 1 बचा, 2 सत्ते 14 हो गया, 23 दूनी 46, 23 तियां 69 ज़्यादा हो जाएगा, 46 करेंगे 20 बचा, 23 ने में 207, यानी कि हमारे पास आंसर आना चाहिए था 2900, लेकिन इसमें आंसर नहीं दिया गया था, यानी कि इसका मतलब कम का आंसर आ रहा। भाई देखो 2900 तो नहीं दिया इसमें, तो हमें ये तो पता हो गया कि ये आंसर नहीं हो सकता। अगर वो देता तो बहुत गलत होने के चांस थे। लेकिन आप एक चीज़ समझो, कह रहा था नामांकित, टोटल मतदान की बात नहीं कर रहा था, किसने किसने वोट दिए, समझ रहे, इसलिए मैं ये गलत टर्म यूज किया। यानी कि क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि टोटल मत कितने थे, कितने नामांकित, यानी कि कितनों ने वोट डाले गए, तो कितने लोग थे 90%, यानी कि यहाँ से जो भी निकल के आया है उसका हमें 90% निकालना था, यानी कि हमने निकाला 29, तो 29 में गुणे में 90 करना पड़ेगा, यानी कि 0 9 ने 81, 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ देंगे 26। अब ये चीज़ हमें कैसे पता लगी कि ये सब हमें बताने की ज़रूरत है, ये बहुत लोगों ने सवाल भेजा था, जब इसकी आंसर की आई तो बहुत लोगों ने कि ये ऐसा तो नहीं, गलत है, गलत नहीं है, वहाँ पर ये बोला है कि कितने लोग नामांकित हुए। भाई देखो एग्जाम में बहुत लोग पेपर देते हैं, लेकिन जिसका सिलेक्शन होता है उसी का तो नाम आता है लिस्ट में, समझ रहे हो, तो ये पूछा गया लिस्ट में कितने नाम है, ठीक है। लगातार 2 छूट मिलने के बाद 900 रुपये की सूची मूल्य वाला एक कैलकुलेटर इतने रुपए में उपलब्ध है, यदि दूसरी छूट इतनी पहली बतानी। भाई देखो 90, 15 की छूट दी तो 85%, 612, इसका रेशियो सिंप्लीफाई करो, अपने आप से आंसर आ जाएगा। तो 9 छक्का 54 हो गया, बचा कितना 7, 9 अट्ठे 72 हो गया, इधर बचा 17 पना 85, 17 चौको 68, यानी कि 5:4 बचा, यानी कि कितने की और छूट दी गई, 1 की बटे में 5 गुणे में 100, आंसर आ गया कितना 20%। अगला सवाल, एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 64 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 4 रन बढ़ गया, 12वीं पारी के बाद इसका औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। अब देखो 12वीं पारी के बाद पूछ रहा है, यानी कि 11 चौक 44, 64 माइनस का 44 कर दो, यानी कि 0 6 से 4 गया तो बचा कितना 2। अब यहाँ पर देखो ये जनरली मैं बता रहा हूँ, क्या 12वीं पारी की बात कर रहा है तो आपने एक कम करके गुणा करके उसे घटा देना है, समझना बात को, जितनी पारी बोला, अगर वो कहता कि 11वां पारी तो उसको जोड़ देना। बात समझने की कोशिश करो। पहले देखो
12वीं पारी में रन बनाया, जैसे मान लो 11वीं पारी में उसका औसत x था, 12वीं पारी में उसका औसत x प्लस का 4 हो गया। अगर हम 12वीं पारी का स्कोर पता है, उसके बराबर अगर निकालना हो तो इनका सम कितना होगा, इसका 12x प्लस का 4 होगा, इसका सम कितना होगा 11x होगा। यानी कि अगर हम 12वीं पारी के रन निकाले तो 12x प्लस का 48 माइनस का 11x करना पड़ेगा भाई, इसका गुणा करके लिख दिया 12x प्लस का 48 हो गया। बराबर में क्या हो गया भाई, देखो जो 12वीं पारी के टोटल 12वीं पारी तक और टोटल 11 तक घटा देंगे तो 12वीं पारी बची होगी, वो हो गई हमारी 64। तो 12 से 11 गया x हो गया, 64 माइनस का 48 हो गया, यानी कि 14 से 8 गया 6 और इधर बचा 5, 5 से 4 गया तो 1 हो गया, x बराबर 16 आ गया। ये किस पारी का आया, ये 11 पारवी का आया भाई। ये मैंने क्या माना था, 11वीं पारी का औसत माना था, लेकिन हमें चाहिए क्या 12वीं के बाद, यानी कि प्लस का क्या करना पड़ेगा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। तो आप जिस तरीके से सोच सकते हो उस तरीके से आप सवाल कर सकते हो, बात वही बनती है, ऐसा नहीं कुछ अलग इसमें हमने निंजा टेक्निक लगा के आपको बता दिया हो। सोचने के ऊपर बात होती है भाई, ये 11 चौक 44 करो या फिर आप 12 चौक 48 कर लो भाई। 12 चौक 48 करोगे तो 64 माइनस का 48, यानी कि जो एक्स्ट्रा हो रहा था 11 के एवरेज से वो घटा के आ जाएगा, 16 आ गया ना डायरेक्ट। अब इसमें 4 जोड़ दो, तो आपको सोचना है बस, एवरेज को देखो छोड़कर नहीं आना, इतना टफ सवाल नहीं आते हैं, भले ही बेसिक से करना पड़े, लेकिन 2 नंबर आपके या 3 नंबर मेंस में आते हैं, तो ये आपके फैक्ट है कि आप 100% उसके 2 नंबर मिल सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं, सबसे पहले करना जरूर है। अगला सवाल कह रहा था भाई 1 लाख रुपए प्रति वर्ष 4% की दर से इतने वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भाई देखो, ये अगर समय लिखें तो 1 और 1 2 साल तो पूरे पूरे हैं भाई, ईयर दोनों ये पूरे पूरे हैं, और बचा क्या है, आधा साल बचा, यानी कि इसके लिए रेट कितनी है 4%, इसके लिए रेट कितनी 4%, आधे साल के लिए रेट क्या होगी 2% होगी। हमें निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि हमारे पास 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालने का फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में ये, यानी कि इन दोनों को कर लो एक साथ या तो इन दोनों को कर लो। जैसे इन दोनों को करेंगे तो 4 4 8 प्लस का 4 चौको 16 हो गया, यानी कि ये आ गया 8.16 आ गया। अब 2% के एक साथ कर लो, देखो इसमें ये फायदा है कि हमको जो प्रिंसिपल दिया गया था बहुत अच्छा दिया गया था, जिसमें हमें कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं, बस हमारा परसेंटेज आ जाए निकल के, हमारा काम खत्म। अब इन दोनों में करेंगे तो 8.16 प्लस का 2 प्लस का 8.16 इंटू में 2 अपॉन में 100 हो गया, यानी कि जोड़ेंगे तो ये तो हो गया 8 2 10.16, इधर गुणा करेंगे तो ये हो गया 2 छक्के 12 हो गया, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया, और 2 अट्ठे 16 हो गया। पॉइंट कितने के बाद, देखो 2 ये थे, 2 ये 4 के बाद आ जाएगा, यानी कि अगर हम जोड़ेंगे तो 16 दूनी 32 हो गया, 10.32 समथिंग कुछ आएगा, यानी कि ये जो है ना ये ब्याज परसेंटेज आ गई, इफेक्टिव रेट निकल गई कितने साल की 2.5 वर्ष की। अब हमें पता है इसमें गुणा करोगे तो हमें 10.32 ब्याज मिलेगा समथिंग। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, यहाँ पर 3.2 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, ये 2 ऑप्शन चले गए, यानी कि हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 3 2, समझ गए, क्योंकि हमें पूरा पूरा लेना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 इंटू में 10.3232 अपॉन में क्या हो गया 100 हो गया, ये 2 जीरो चले गए, यानी कि आंसर देखो 3232, बात खत्म। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, और इतना बढ़िया प्रिंसिपल दिया गया था, इससे अच्छा हो नहीं सकता सीआई के लिए या एसआई के लिए भी। कह रहा था राघव और अनुज ने 9,000 रुपए के लिए कुछ काम करने का प्रयास किया। राघव अकेले इसे 18 दिनों में और अनुज अकेले 12 दिनों में कर सकता है। राहुल की मदद से उन्होंने 6 दिनों में काम पूरा कर लिया। राहुल को कितना मिला। देखो पैसा क्या होगा, हमेशा आपका एफिशिएंसी में बटेगा, नहीं तो क्या होगा, जैसे 3 लोग काम कर रहे हैं, 1 लोग बैठा हुआ कोने में, 2 लोग मेहनत कर रहे हैं, इसकी मेहनत का पैसा इसको मिल लेगा, तो ये दोनों खुश रहेंगे, नहीं रहेंगे लड़ाई होगी, इसलिए जो जितना काम करता है उतना पैसा मिलता है। तो कह रहा था कौन, राघव 18 दिन में और अनुज 12 दिन में, और ये दोनों क्या कर रहे थे, तीनों राहुल की मदद से 6 दिनों में। एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा, 18 दूनी 36, 12 तिया 36 और 6 रंग 36 हो गया, यानी कि 6 बराबर हमें दिया गया था 9,000, क्योंकि तीनों की इफिशियंसी से भाग होगा। राहुल की इफिशियंसी निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, सॉरी किसकी निकालनी थी, राहुल, अच्छा राघव को 2 है, ठीक है, दोनों आर लिख लिए ना, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन आप लोगों को
नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी हो गई 3 और टोटल हमें 6 बनानी थी, यानी कि राहुल की कितनी हो गई, 1 हो गई। तो 1 का गुणा करेंगे यानी कि इससे भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1500। अगला सवाल, दो नल ए और बी एक टंकी को इतने में भरते हैं, यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट बाद टैप बी बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। यानी कि ए कर रहा था 24 दिन में और बी कर रहा था 28 मिनट में, ठीक है। 24 दिन कह रहा था, मिनट है, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखो 2 गुणे में कितना हो गया, 12 दूनी 24, यहाँ पर करेंगे 2 गुणे में 14, यानी कि 4 से कर लो। यहाँ पर हो गया 4 छंग 24, इधर हो गया 4 सत्ते 28, यानी कि 4 तो आ गया और बचा 6 और 7, उसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो एलसीएम यानी कि टोटल वर्क हमारे पास क्या निकल के आ गया, 4 गुणे में 6 गुणे में 7 निकल के आ गया। यानी कि इसकी इफिशियंसी 7 हो गई, इसकी इफिशियंसी 6 हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कह रहा था यदि दोनों नल एक साथ खोले जाए, लेकिन एक चीज बताओ, बंद किया किसको गया, बी को बंद किया गया, ए को तो चलता रहा ना, तो 18 मिनट तक तो ए चलता रहा, यानी कि 18 सत्ते 126 हो गया। इतना तो काम किसने किया, बी ने किया। और इधर करेंगे 6 चौक 24 हो गया और 24 सत्ते 168, टोटल काम 168 था, जिसमें ए ने कितना किया, 126। तो 8 से 6 गया 2, 6 से 2 गया 4। अब ये काम बी बचा कितना है, 42, करेगा कौन, बी, बटे में 6 कर दो, यानी कि उसने 7 मिनट तक काम किया, उसके बाद वो निकल गया कि भैया टाटा बाय बाय। अगला सवाल, दो प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील के बीच का अनुपात इतना और इतना है, ठीक है। यदि इन दो प्रकार के स्टेनलेस स्टील को एक साथ मिलाकर एक नया स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है जिसमें क्रोमियम और स्टील का अनुपात इतना है, तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इन दोनों प्रकार के स्टेनलेस स्टील को एक साथ मिलाया जाता है। अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, एलिगेशन वगैरह लगा सकते हैं। जैसे पहले कंडीशन में अगर देखें तो स्टेनलेस स्टील कितना है, 2 है, टोटल पार्ट कितना है, 11 2 13, यानी कि 13 में 2 हो गया। दूसरे में 5 बटे में 5 और 1 26 हो गया। टोटल में देखेंगे तो कितना है, 7 बटे में 39 है भाई, 7 ही हो गया, बटे में टोटल कितना था, 39। अब इसमें हम एलिगेशन लगा दें, हमारा आंसर आ जाएगा। भाई देखो, यहाँ पर नीचे 13 था, 26 था, 39 था, यानी कि ये कहीं ना कहीं 13 26 39, इनका अगर एलसीएम लिखोगे तो 13 ले लिया, यहाँ से चला गया, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, यानी कि टोटल हमारे पास एलसीएम ये आ गया। अब इससे पूरे टर्म का सभी में गुणा कर देते हैं, यानी कि इनमें गुणा करेंगे 13 गुणे में 2 गुणे में 3, 13 गुणे में 2 गुणे में 3, इधर भी कर देंगे 13 गुणे में 2 गुणे में 3। तो यहाँ पर 13 3 39 तो कट गया, यानी कि बचा कितना, 14 बच गया। यहाँ पर 26 है, 13 दूनी 26 कट गया, बचा कितना, यहाँ पर 15 बच गया। यहाँ पर 13 से 13 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया, यानी कि 12 15 और ये हो गया 14, डिफरेंस 1 हो गया। इधर डिफरेंस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, आंसर हमारा आ गया। अगला सवाल, संप्रति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से ऊपर चढ़ती है और इतने की गति से औसत से नीचे आती है कुल यात्रा की औसत चाल। भाई देखो, डिस्टेंस कांस्टेंट और 2 स्पीड दी जाए तो आप याद रखें हमेशा एवरेज स्पीड का फार्मूला 2xy अपॉन में x प्लस का y। तो 2 गुणे में 15 गुणे में 25 बटे में 40, ठीक है। इधर करेंगे ये 20 हो गया, 5 चौको 20, 5 25 हो गया, यानी कि 15 पना 75 बटे में 4 हो गया, यानी कि 18 चौक 72, आंसर आपको मिल गया, ठीक है, 18.7। अगला सवाल, यदि 8 मजदूर 15 दिनों में इतने रुपए कमा सकते हैं तो कितने मजदूर 7 दिनों में 6300 रुपए कमा सकते हैं। अब बताओ, रुपए किसके लिए मिलते हैं हमें, काम के लिए, जितना काम होगा उतना ही तो पैसा मिलेगा। और MDH वाला फार्मूला आपको पता होगा भाई, क्या लिखते हैं, M इंटू में D इंटू में H अपॉन में क्या होता है, वर्क होता है, यानी कि जहाँ पर वर्क होगा वहीं पर रुपए होंगे। तो यहाँ पर वही कर लेते हैं, 8 गुणे में 15 बटे में 9000 बराबर में 7 गुणे में 6300 इंटू में x, ठीक है। 0 से 0, 9 सत्ते 63, 7 से 7, 15 8 120, यानी कि 12, ठीक है। चलो फिर ये शिफ्ट आपकी समाप्त होती है, मिलते हैं फटाफट दूसरी शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।